हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल वॉर रूम। हम लोगों ने सीमेंट कंप्लीट कर लिया था, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग देखते हैं मोर्टार क्या होता है। अब देखो मोर्टार, अब मोर्टार जो होता है वो किससे बनता है? बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट को मैं लिखता हूं FA से प्लस वाटर। क्या बोल रहा हूं मैं? मोर्टार यानी कि मसाला, जो हम लोग ईंट वगैरह आपस में चिपकाने के लिए जो मसाले को काम में लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोर्टार। हिंदी में उसको बोलते हैं मसाला। ठीक है, तो मसाला किसका बनता है? बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर। यानी कि बाइंडिंग मटेरियल कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो अपना सीमेंट हो, चाहे लाइम हो, चाहे जिप्सम हो, इनमें से हम लोग किसी को भी काम में लेके बना सकते हैं। अब फाइन एग्रीगेट जनरली कौन सा होता है? सैंड। फाइन एग्रीगेट किसको बोलते हैं? सैंड को। तो लाइम कोई भी हो, चाहे सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर को भी क्या बोलेंगे? मोर्टार। लाइम प्लस सैंड प्लस वाटर के मिक्सचर को भी क्या बोलेंगे? मोर्टार। तो इन सबसे मिलकर बनता है। अब बाइंडिंग मटेरियल का क्या काम होता है कि जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है, जैसे सैंड हो गया, इनको और ईंटें सबको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? बाइंडिंग मटेरियल। तो सीमेंट और लाइम दोनों ही क्या है? बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है इनमें। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो सैंड हम लोग काम में लेते हैं ना, इस सैंड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होनी चाहिए सैंड की प्रॉपर्टी? पहली बात तो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। केमिकली इनर्ट। अब केमिकली इनर्ट का मतलब है ये जो सैंड है किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ना तो पानी के साथ, ना सीमेंट या लाइम के साथ, किसी के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी रिएक्शन हो गई किसी के साथ तो ये क्या देगा? फिर दिक्कत देगा। तो केमिकली क्या होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए। अब एक तो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, दूसरा इसके अंदर कोई इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि फ्री फ्रॉम वेजिटेटिव मैटर, सॉल्ट्स एक्सेट्रा। ये कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, एकदम प्योर होना चाहिए, कोई भी सॉल्ट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, और एक क्या होना चाहिए? वेल ग्रेडेड होना चाहिए। वेल ग्रेडेड होना चाहिए। अब वेल ग्रेडेड का क्या मतलब है कि सारी साइज, उस सैंड की जो सारी साइज है वो अवेलेबल होनी चाहिए। वेल ग्रेडेड का मतलब होता है, जैसे मान लो सैंड जो है अपना कितना होता है? 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक सैंड होता है। तो इसके बीच की भी सारी साइज अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बीच की कुछ साइज है ही नहीं। तो वेल ग्रेडेड यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की जितनी भी साइज है वो सारी साइज के पार्टिकल इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, और वेजिटेटिव मैटर क्या करेगा? अगर वेजिटेटिव मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर सैंड के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो हो सकता है पानी के साथ रिएक्शन करे या सीमेंट वगैरह को रिएक्शन करके उनको क्या कर सकता है? खराब कर सकता है। जो पर्पज है वो पर्पज क्या होगा? फुलफिल नहीं होगा। और अगर सॉल्ट्स होंगे, सॉल्ट्स हमने देखा था एल्कली क्या होता है? सॉल्ट्स होते हैं। तो हमने सीमेंट में देखा था कि एल्कली की प्रेजेंस की वजह से हमारे को क्या होता है? ई फ्लोरोसेंस की समस्या रहती है। तो सॉल्ट्स होंगे तो क्या होगा? ई फ्लोरोसेंस, यानी कि व्हाइट फ्लफी स्ट्रक्चर। जो दीवारों पर अपन ने देखा कहीं कहीं पे सफेद लाइनिंग आ जाती है, तो सफेद लाइनिंग किसकी वजह से आती है? सॉल्ट्स की वजह से। तो सॉल्ट्स नहीं होने चाहिए, ना तो सीमेंट में होने चाहिए, ना मतलब बाइंडिंग मटेरियल में, ना फाइन एग्रीगेट में, ना ही पानी, किसी के अंदर सॉल्ट्स तो होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा सीमेंट में नहीं होने चाहिए। बाकी में तो इम्प्योर, बाकी में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ना पानी में ना सैंड में तो बिल्कुल सॉल्ट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन हमने देखा था कि एल्कली लगभग 1% तो सीमेंट में होता है, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पर्पज, सैंड को हम लोग मिलाते क्यों है? पर्पज क्या है सैंड का? भाई बाइंडिंग हमको बाइंडिंग मटेरियल मिल गया, पानी मिला के चिपका दें। लेकिन देखो, अगर सीमेंट और सिर्फ पानी होगा तो हमको जो है सीमेंट की रिक्वायरमेंट है क्या? जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सरफेस पे सीमेंट लगाना है, तो सीमेंट की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सीमेंट की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए ये क्या करता है? बल्किंग ऑफ मोर्टार का काम करता है। मोर्टार को क्या कर देता है? बल्क कर देता है, जिसकी वजह से हमारे को जो बाइंडिंग मटेरियल है वो कम। अब बाइंडिंग मटेरियल कम काम में लेंगे यानी कि अपने जो इकोनॉमिकल पड़ेगा स्ट्रक्चर, पैसा कम लगेगा। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल का यूज कम हो जाएगा। ठीक है, तो बल्क इकोनॉमिकल हो जाएगा स्ट्रक्चर। फिर दूसरा, स्ट्रेंथ में भी इसका फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको स्ट्रेंथ का, सिंपल लिख देते हैं स्ट्रेंथ को, है ना। अब स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ेगा? देखो, अब मैं मान लो कि जनरली ये जो होता है 70% के आसपास हम लोग बाइंडिंग एग्रीगेट मतलब
मोर्टार के अंदर जनरली फाइन एग्रीगेट जो मिलाते हैं वो लगभग 70% मिलाते हैं। अब अगर मैं किसी में 70% से कम कर दूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर 70% से ज़्यादा कर दूंगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि स्ट्रेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। कम ज़्यादा करने से स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मेरी एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो जरूरी देखो सिर्फ और सिर्फ अपने को जो मोर्टार जो चिपकाने का, सिर्फ सीमेंट तो क्या करता है, चिपकाने का काम करता है। तो स्ट्रेंथ जो मिलती है वो सीमेंट से भी मिलती है और एग्रीगेट से भी मिलती है। अगर एग्रीगेट हमने बिल्कुल कमजोर ले लिया तो हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ नहीं मिलती। तो सभी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रेंथ में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने ब्रिक्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ले ली या स्टोन जो है स्ट्रॉन्ग ले लिए। अब मोर्टार में हमने सीमेंट तो अच्छा ले लिया, लेकिन जो एग्रीगेट्स काम में लेने थे वो बिल्कुल इतने खराब ले लिए कि जैसे ही लोड आया क्रश हो गए, तो वो क्या करेंगे, वहां से टूट के बिखरने लग जाएंगे। तो ऐसा बिखरना नहीं चाहिए। अब बिखरेगा कब नहीं, जब उसकी खुद की स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथ में भी रोल है इनका। ऐसे नहीं है कि कोई रोल नहीं है, इनका स्ट्रेंथ में अच्छा खासा रोल है। ये लगभग सीमेंट से अच्छे होते हैं स्ट्रेंथ में। सीमेंट एक बार वहां से अपनी जगह छोड़ देता है, लेकिन एग्रीगेट्स जो होते हैं वो टूटते नहीं है उस लोड पे, तो स्ट्रेंथ इनकी अच्छी खासी होती है। फिर क्या करते हैं, सरफेस एरिया, ये जो बल्किंग वाला काम है वो सरफेस एरिया। ऐसे हमने पढ़ा था सीमेंट में, सीमेंट का सरफेस एरिया जैसे जैसे फाइन होते जाते हैं बढ़ता जाता है। अब क्या होगा कि हम लोग ये सीमेंट को इसके साथ मिला रहे हैं, तो क्या होगा कि फाइन ये जो सैंड है, सैंड के चारों तरफ कौन आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा। तो अब सीमेंट का क्या जो सरफेस एरिया है बढ़ नहीं गया, सीमेंट क्या आएगा चारों तरफ, इसके हर एक सैंड पार्टिकल को सीमेंट चारों तरफ से घेर लेगा। तो सीमेंट जो एप्लीकेशन का एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, सैंड को चारों तरफ से वो फाइन एग्रीगेट जो है उसको चारों तरफ से सीमेंट घेर लेता है, तो उसका एप्लीकेशन का एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद देखते हैं सेटिंग ऑफ मोर्टार। सेटिंग ऑफ मोर्टार यानी कि इस मोर्टार की सेटिंग को भी अफेक्ट करता है, यानी कि जो सीमेंट की सेटिंग है उसकी जो होता है उसको भी अफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने मान लो मुझे 1 मीटर क्यूब मोर्टार चाहिए था। अब अगर ये 1 मीटर क्यूब कंप्लीटली मैंने सीमेंट लिया, अब अगर ये 1 मीटर क्यूब मैंने कंप्लीटली सीमेंट लिया, तो अब सीमेंट में क्या होगा कि श्रिंकेज होगा, क्योंकि जैसे जैसे हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी वो श्रिंक होएगा तो इसमें क्या आएंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। अब अगर यही 1 मीटर क्यूब मोर्टार में मैंने 70% सैंड लिया, स्ट्रेंथ उतना ही रहेगा, और 30% मैंने सीमेंट लिया, तो अब मेरे क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस हो गई, यानी कि क्रैक्स क्या हो जाएंगे, कम होएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे जो सेटिंग ऑफ मोर्टार है उसको यूनिफॉर्म सेटिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है। यूनिफॉर्म सेटिंग होती है, इससे यूनिफॉर्म सेटिंग होती है। ठीक है, तो किसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स के डेवलपमेंट के चांसेस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये 4 पर्पस हो गए, ये आपको ध्यान में रखने, पर्पस याद रखने। और प्रॉपर्टीज, ये क्या थी, प्रॉपर्टीज थी सैंड की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और ये किसकी प्रॉपर्टीज, ये पर्पस हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज केमिकली इनर्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉल्ट्स होना चाहिए, और वेल ग्रेडेड होना चाहिए। और पर्पस क्या करता है, बल्किंग ऑफ मोर्टार में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और सेटिंग ऑफ मोर्टार को यूनिफॉर्म सेटिंग ऑफ मोर्टार करता है, और रिड्यूसेस चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स के चांसेस को रिड्यूस करता है। ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोर्टार। देखो मोर्टार और लाइम दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मान लो क्वेश्चन आ गया, मैंने नहीं कराया तो आप तो जिम्मेदार ठहरा दोगे, इसलिए ये नहीं सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन आता है। और ये जो छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, ये अक्सर हमारे मार्क्स कम कराते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या है, हल्के में ले लेते हैं, इनको पढ़ते नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं, तो उससे हमारे मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हमको हर एक टॉपिक कवर करके चलना है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोर्टार। टाइप्स ऑफ मोर्टार कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट, यानी कि भार के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट 2 तरह के होते हैं। एक होता है हैवी वेट मोर्टार, और एक होता है लाइट वेट मोर्टार। ठीक है, लाइट वेट मोर्टार। अब हैवी वेट मोर्टार का इसकी बल्क डेंसिटी पूछ लेते हैं। इसका जो यूनिट वेट होता है गामा, ये शुड बी ग्रेटर देन 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कितना होना चाहिए, 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होना चाहिए। और लाइट वेट का गामा जो होता है लेस देन 15 किलो न्यूटन
पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको अगर केजी में लिखना हो तो 1500 केजी पर मीटर क्यूब से कम होना चाहिए और ये 1500 केजी पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होना चाहिए। अब लाइट वेट मोर्टार में हम लोग जनरली जो सैंड काम में लेते हैं वो क्वार्ट्ज होती है, क्वार्ट्ज सैंड या डेंस या हैवी सैंड, डेंस नहीं हैवी सैंड काम में लेंगे। और अगर लाइट वेट में काम में लेना है तो मैं क्या लूँगा, प्यूमाइस। प्यूमाइस क्या होता है, वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनो जो निकलता है उस वॉल्केनो में जो पोरस स्टोन्स होते हैं ना, पोर्स वगैरह रह जाते हैं, उस पोर्स यानी कि खाली जगह, इसका मतलब प्यूमाइस का क्या होता है, ऐसी सैंड जिसके खुद के अंदर पोर्स है, यानी कि सैंड के खुद के अंदर पोर्स यानी कि पार्टिकल्स के अंदर पोर्स हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूमाइस, है ना। वॉल्केनस मिलते हैं या फिर सिंडर, ये कहाँ से मिलते हैं, कोल के एक्सट्रैक्शन से। जब हम लोग कोयला बाहर निकालते हैं तब हमको ये दो तरह के एग्रीगेट्स मिलते हैं। तो हम लोग जनरली अगर लाइट वेट काम में लेना तो हम लोग इन एग्रीगेट्स को काम में लेते हैं, या फिर हम लोग ऐसे सिंपल लिख सकते हैं पोरस एग्रीगेट। ठीक है, तो इसमें तो हैवी एग्रीगेट काम में लेंगे जैसे क्वार्ट्ज वगैरह, और इसमें क्या लेंगे, पोरस एग्रीगेट्स। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, अब अगर मेरे को देखना है सेकंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, यानी कि बाइंडिंग मटेरियल कौन सा है उसके बेसिस पे। तो अपन ने देखा कि बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे एक तो सीमेंट मोर्टार होगा, एक हो सकता है अपना लाइम मोर्टार, एक अपना क्या हो सकता है, गॉज्ड मोर्टार। क्या हो सकता है, गॉज्ड मोर्टार। अब ये गॉज्ड मोर्टार क्या होता है, लाइम मोर्टार में क्या होगा, लाइम एज अ बाइंडिंग मटेरियल होगा, सीमेंट मोर्टार में एज अ बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट होगा। लेकिन गॉज्ड मोर्टार में हम लोग क्या करते हैं, लाइम प्लस सीमेंट करते हैं, लाइम प्लस सीमेंट दोनों ही बाइंडिंग मटेरियल होते हैं इसमें, यानी कि लाइम और सीमेंट को प्रोपोर्शन में काम में लेते हैं। तो जनरली जो प्रोपोर्शन होता है लाइम और सीमेंट का वो 1:6 से लेके 1:8 के बीच में होता है। ठीक है, जनरली जो प्रोपोर्शन काम में लेते हैं, पूछा गया सवाल है 1:6 से लेके जनरली 1:8 के बीच में हम लोग प्रोपोर्शन काम में लेते हैं। अब इसके बाद आता है जिप्सम, भी आता है एक तरह का, जिप्सम को भी काम में लेते, तो जिप्सम मोर्टार। और एक आता है अपने सुर्खी, एक आता है अपने सुर्खी। अब सुर्खी क्या होता है, सुर्खी अपने जो ब्रिक्स होती है ना, ब्रिक्स को अगर हम लोग पाउडर्ड फॉर्म में काम में लें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुर्खी मोर्टार होता है वो। ठीक है, तो ब्रिक्स वाला क्या हो जाएगा, सुर्खी मोर्टार। अब ब्रिक्स सुर्खी क्या जनरली क्या है, पोजोलानिक मटेरियल, ये जनरली क्या है, पोजोलानिक मटेरियल, यानी कि मैंने आपको सीमेंट में बताया था पोजोलानिक मटेरियल क्या होता है, जिनमें खुद में कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन वो सीमेंट या पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद उनके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती। अब इसका मतलब क्या, इनकी स्ट्रेंथ क्या, पोजोलानिक मटेरियल है तो इनकी स्ट्रेंथ क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, इनकी क्या आएगी, स्ट्रेंथ क्या आएगी, कम आएगी, यानी कि ऑर्डिनरी मेशनरी वर्क, यानी कि लेस इंपॉर्टेंट वाले वर्क में हम लोग इनको काम में लेंगे, लेस इंपॉर्टेंट वर्क में हम लोग इनको काम में लेंगे, यानी कि जनरली हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डिनरी वर्क्स में। अब ये दिखने में भी इतना अच्छा नहीं है, यानी कि देखा जाए तो इनका सुपर स्ट्रक्चर वगैरह में या सब स्ट्रक्चर में हम लोग इनको काम में नहीं ले सकते। जैसे हमने नॉन लोड बियरिंग वॉल्स हो गई या फाउंडेशन के अराउंड अगर कुछ हम लोग बना रहे हैं तब हम लोग इसको सुर्खी मोर्टार को काम में ले सकते हैं। अब अगर इसको मैं बाकी मोर्टार को सबको मैं प्लास्टर या प्लास्टरिंग में काम में ले सकता हूँ, पॉइंटिंग में काम में ले सकता हूँ, लेकिन इसको नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, विथ टाइम ये जो होता है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट यानी कि टुकड़े में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट विथ टाइम, टाइम के साथ टूट फूट के ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या, इसलिए हम लोग इसको सो कांट बी यूज्ड, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं ले सकते, कांट बी यूज्ड इन प्लास्टरिंग, यानी कि हम लोग इससे प्लास्टर नहीं कर सकते, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। ठीक है, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग में इसको काम में नहीं ले सकते, यानी कि एक्सटीरियर वर्क, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटीरियर वर्क में इसको एक्सपोज नहीं कर सकते, हम लोग इसको एक्सपोज नहीं कर सकते एनवायरमेंट में, इनके खुला नहीं होना चाहिए, बंद जगहों पे इसको काम में ले सकते हैं। ये हो गया दो बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, अब बाकी सब ठीक है। गॉज मोर्टार को हम लोग कहाँ काम में ले सकते हैं, गॉज मोर्टार को हम लोग इनको सब जगह पॉइंटिंग वगैरह में हम लोग काम में ले सकते हैं। इससे क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, लाइम और सीमेंट मिक्स करने से क्या हो जाता है, प्लास्टिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये भी सवाल आया हुआ है कि लाइम गॉज मोर्टार में क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है लाइम को मिलाने की वजह से। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं।
इन पे देखो बेटा क्वेश्चन आए हुए इसीलिए लिखा रहा हूँ, अदरवाइज अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वेश्चन नहीं आते तो मैं नहीं लिखाता। कईयों को लग रहा होगा क्या बोरिंग पढ़ा रहे, पर अब है जरूरी चीज़ें। सिर्फ कॉन्क्रीट बीएमसी में सिर्फ सीमेंट और कॉन्क्रीट ही नहीं है, बहुत से छोटे छोटे टॉपिक हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एप्लीकेशन, नेचर ऑफ एप्लीकेशन, अब अप्लाई करने का नेचर पे कैसे। अब अप्लाई हम लोग जनरली दो तरह पे करते हैं, या तो ब्रिक के अंदर ब्रिक लेइंग, या फिर फिनिशिंग, या फिर प्लास्टरिंग या पॉइंटिंग, वो हो गया। अब फर्क क्या होगा ब्रिक लेइंग और फिनिशिंग में? फिनिशिंग में जब होता है ना, तो जो रेशियो होता है सीमेंट और सैंड का, जो रेशियो होता है, सीमेंट मतलब जो बाइंडिंग मटेरियल और जो फाइन एग्रीगेट का जो रेशियो होता है वो जनरली ज़्यादा होता है। जैसे मान लो इसमें 1:3 होगा, तो इसमें जनरली 1:6 के आसपास होगा। ये थोड़ा दिखने में अच्छा होगा, ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं होगा। इसका स्ट्रेंथ पर्पस ज़्यादा होगा, इसका स्ट्रेंथ पर्पस कम होगा, ठीक है। तो ये है, फिर ये तीसरे नंबर था। अब देखते हैं चौथे नंबर। चौथा नंबर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के हिसाब से कैसे है ये, ठीक है। एक आता है एक्सरे शील्डिंग मोर्टार, एक आता है एक्सरे शील्डिंग मोर्टार। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सरे की जो जब एक्सरे कराते हैं उसकी रेज जो बाहर निकलती, बहुत ज़्यादा रेज बाहर निकलती, तो उसको जो एक्सरे मशीन जिस रूम में रखते हैं ना, उस रूम की जो दीवारें होती है, या तो हम लोग जनरली विड्थ उनकी ज़्यादा रखते हैं, यानी कि मोटाई दीवारों की ज़्यादा रखते हैं, या फिर उनमें अंदर जो मोर्टार काम में लेते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो जनरली ग्रेटर देन 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एक्सरे शील्डिंग जो होता है उसकी ग्रेटर देन 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 2200 kg पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है फायर रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट, अब यानी कि आग वगैरह को झेलने वाला। अब आग वगैरह को झेलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो क्रश्ड स्टोन्स होते हैं, क्रश्ड स्टोन्स या ब्रिक्स के साथ में, स्टोन्स या ब्रिक्स के साथ में हम लोग किसको मिलाते हैं? एल्यूमिनियस सीमेंट को। किसको मिलाते हैं? एल्यूमिनस सीमेंट। इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब देखो, जैसे ही हम लोग एल्यूमिनियम मिला देते हैं तो उसको टेम्परेचर सहने की, हाई टेम्परेचर पे काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमने हाई एल्यूमिनियम सीमेंट देखा था, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट से क्या था, हाई टेम्परेचर पे वो रेजिस्ट कर सकता था। तो हम लोग इसको रिफ्रैक्टरी वगैरह में हम लोग काम में ले सकते हैं। कहाँ पर? रिफ्रैक्टरी वगैरह में या फर्नेसेस में, रिफ्रैक्टरी या फर्नेसेस में हम लोग इसको काम में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा पैकिंग मोर्टार। अब ये पैकिंग मोर्टार का मतलब क्या है? अब ये जो पैकिंग मोर्टार होगा ना, ये इसमें जो पोर्स होंगे बहुत कम होंगे, यानी कि होमोजीनियस, हाई होमोजीनिटी होती है इसकी, हाई होमोजीनिटी। अब हाई होमोजीनिटी से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे लगभग सारे एक साइज के होंगे। अब पैक किसको करना है हमको? अब अगर मान लो ग्राउंड सरफेस हमने कोई अपना टैंक वगैरह, पानी का टैंक वगैरह बनाया, तो पानी के टैंक हो गया, ऑयल वेल हो गया, अगर उनकी जो वॉल्स होती है ना, उनमें हम लोग किसको काम में लेते हैं? पैकिंग मोर्टार को। क्यों? क्योंकि ये जो होता है हाई होमोजेनियस, यानी कि इनके अंदर पोर्स जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि पानी या ऑयल जो होगा पास नहीं हो पाएगा, इनके परमिएबल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी पानी पास नहीं हो पाता। वरना हम लोग क्या देखते हैं, पानी की जो टंकी होती है ना, उसके अंदर पानी होता है, बाहर तक वो कभी कभी हमको उसका पानी बाहर तक दिखता है, यानी कि दीवार गीली रहती है। वो गीली क्यों होती है? क्योंकि वो जो मिक्सचर होता है होमोजीनियस नहीं होता और पानी धीमे धीमे रिस के बाहर आता रहता है। लेकिन अगर हम उसकी जगह पैकिंग मोर्टार काम में ले लें, जो कि बहुत ही फाइन मोर्टार होता है और बहुत ही हाईली होमोजीनियस होता है, अगर उसको काम में ले लेंगे तो वो जो पानी होगा वो टंकी के अंदर रहेगा, टंक से बाहर पानी नहीं आएगा। यानी कि पैकिंग ऑफ ऑयल वेल्स हम लोग लिख सकते हैं इसको, पैकिंग ऑफ ऑयल वेल्स में हम लोग इसको काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना पैकिंग मोर्टार। अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग, लाइट वेट हमने पढ़ लिया था। देखो वापस से यहाँ लाइट वेट लिखाने का मतलब नहीं है। लाइट वेट हम लोग कहाँ काम में लेते हैं? हीट एब्जॉर्प्शन वगैरह में, यानी कि सिनेमा हॉल में हो गया, या साउंड एब्जॉर्ब करना हो, या जहाँ हीट एब्जॉर्ब करना हो। जितना हल्का होगा ना उतना ज़्यादा साउंड एब्जॉर्ब करता है। आप एक लोहे पे मार के देखो, आवाज़ ज़्यादा आती है, और वही अगर लकड़ी पे मारते हो तो आवाज़ कम क्यों आती है? क्योंकि लकड़ी जो है उसके अंदर खाली जगह, वॉइड्स है, लेकिन लोहे के अंदर खाली जगह बहुत कम रहती है, इनकी हैवी वेट है। जितना ज़्यादा हैवी होगा उसकी साउंड एब्जॉर्बिंग क्वालिटी उतनी ख़राब होगी, और जितना ज़्यादा
हल्का होगा उसकी साउंड एब्जॉर्बिंग क्वालिटी क्या होती है उतनी ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर खाली जगह होती है। जैसे आपको मैं इसको बता देता हूँ, वैसे देखो जैसे क्या होगा, अब ये खाली जगह बीच बीच में, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जैसे इसको मैंने मारा यहाँ से, तो ये खाली जगह के अंदर जैसे टकराएगी, ये टकरा टकरा के इसके अंदर ही रह जाएगी। लेकिन अगर यही खाली जगह नहीं होगी, ऐसा होगा एकदम चिपका हुआ, तो अब इसको जैसे ही मैं मारूंगा तो आवाज़ वापस क्या करेगा, इसको आवाज़ को वापस क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अदरवाइज क्या होगा, अंदर ही अंदर टकरा के वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो यही कारण होता है। सोफे पे मार के देखो, सोफा क्या होता है, बहुत ज़्यादा खाली जगह मार के देखते आवाज़ आती है क्या? नहीं आती ना। यही कारण है। उसके अंदर भाई मारा तो अपन ने दोनों जगह उतने नहीं जोर से, लेकिन क्या होता है सोफे के अंदर इस खाली जगह बहुत होती है, तो आवाज़ वापस आएगी कैसे? वो तो अंदर ही जा जाके टकरा टकरा के वहीं खत्म हो गई, बाहर आने का उसको मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो अगर जो साउंड एब्जॉर्बिंग वगैरह हम लोग काम में लेंगे, साउंड एब्जॉर्बिंग, ठीक है, साउंड एब्जॉर्बिंग, तो साउंड एब्जॉर्बिंग में क्या हो गया, हाईली पोरस होना चाहिए, हाईली पोरस। अब हाईली पोरस सीमेंट तो होने से रहा, तो हम लोग क्या लेंगे, एग्रीगेट्स लेंगे, हाईली पोरस एग्रीगेट्स। और एग्रीगेट्स को हाईली पोरस कौन से हो गए, प्यूमाइस हो गया, सिंडर हो गया, इनको हम लोग काम में लेते हैं जनरली। ठीक है, अब ये हो गया अपना स्पेशल पर्पस। अब हमको देखना है अब प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोर्टार, अच्छे मोर्टार की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। टाइप्स देख लिए, इन टाइप्स पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, ये वाले तो पूछा हुआ है, ये 22 वाला तो पूछा हुआ है, और ये सिंडर पे और प्यूमाइस पे भी पूछा कि प्यूमाइस क्या होता है, सिंडर क्या होता है। तो प्यूमाइस किससे मिलता है, वॉल्केनिक रॉक से, ठीक है, जिसके अंदर पोर्स होते हैं, और सिंडर किससे मिलता है, कोयले से। तो ध्यान रखना है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मोर्टार, अच्छे मोर्टार की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोर्टार। अब सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए कि उसको जिस काम के लिए ले रहे हैं वो काम बखूबी निभाए। यानी कि हम लोग किस मोर्टार को क्या काम करते हैं, बिल्डिंग यूनिट्स को आपस में चिपकाने का, तो इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इट मस्ट हैव गुड इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग गुड एडेशन बिटवीन बिल्डिंग यूनिट्स, यानी कि बिल्डिंग यूनिट्स को आपस में चिपकाने का अच्छा काम करना चाहिए। अगर आपस में चिपका ही नहीं रहा तो फिर मोर्टार का काम क्या, मोर्टार हम लोग चिपकाने के लिए काम में लेते हैं भाई, 2 ब्रिक्स है उनको आपस में चिपकाने के लिए, 2 ईंट है आपस में चिपकाने के लिए काम में ले रहे हैं। अगर चिपक ही नहीं रही तो फिर मोर्टार किस काम का। तो पहली बात है, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग गुड एडेशन बिटवीन बिल्डिंग यूनिट्स, स्टोन्स नहीं यूनिट्स, कोई भी हो यूनिट, चाहे ब्रिक्स हो, स्टोन्स हो, चाहे बीम हो, कॉलम हो, कुछ भी हो, सबको आपस में चिपकाने का काम होना चाहिए। चाहे फाइन एग्रीगेट है उनको भी तो आपस में चिपका रहा है, कोर्स एग्रीगेट है उनको भी आपस में चिपकाने का काम होना चाहिए। दूसरा, अब देखो उस पर लोड तो आएगा, तो लोड आएगा तो क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, तो स्ट्रेस को झेलने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग डिजाइन स्ट्रेसेस, यानी कि जितने के लिए उसको डिजाइन किया गया उतनी स्ट्रेस इसको झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिजाइन, ठीक है। उसके बाद इसमें से इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, पानी पास नहीं होना चाहिए। अपने किसी भी दीवार से देखा है क्या पानी पास होता है, नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, रेजिस्ट करता है पानी के, रेजिस्टिंग, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि परमेबल नहीं होना चाहिए, पेनिट्रेशन ऑफ वाटर परमेबल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अगर बिल्कुल भी नहीं होगा तो पैकिंग हो जाएगा, पैकिंग मोर्टार हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो हमारा नॉर्मल है, लेकिन हम कोशिश यही होनी चाहिए कि बिल्कुल भी पानी पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका एक, इट मस्ट नॉट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। अब कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये अपना जो स्ट्रक्चर की दूसरी यूनिट्स है, जैसे मान लो ब्रिक्स, स्टोन से, अगर ये रिएक्शन करके उनको खराब कर रहा है, या कॉलम वगैरह है, बीम वगैरह, उनकी जो स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर रहा है, तो ये अपने काम का नहीं है। यानी कि ये दूसरों को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी ड्यूरेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों को खराब नहीं करना चाहिए। और सबसे लास्ट, अपने पैसे से, इट मस्ट बी इकोनॉमिकल, यानी कि अपने खर्चे के अंदर आना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर महंगा पड़ रहा है तो क्या काम का, अपने औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी कि अपनी जितना बजट है उस बजट से बाहर नहीं होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज हो गई अपने किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोर्टार, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं
कि कुछ क्या कहते हैं ग्रेड्स ऑफ मोर्टार देखते हैं। क्या देखते हैं? ग्रेड्स ऑफ मोर्टार, कि मोर्टार के कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं। तो जनरली जो ग्रेड होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। 2 हाई, 3 मीडियम और 2 लो। ठीक है, ग्रेडिंग, मोर्टार की ग्रेडिंग पे भी क्वेश्चन आएगा। तो ग्रेड्स ऑफ मोर्टार, ठीक है। तो इधर लिखते हैं ग्रेड, और इधर क्या हो जाएगी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कब? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का आते ही जनरली आफ्टर 28 डेज होता है, आफ्टर 28 डेज। और यहाँ पे मैं किस में लिखूंगा? मेगा पास्कल। मेगा पास्कल किसके बराबर होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला? 7 H1 H2 M1 M2 M3 L1 और L2, यानी कि ये टोटल 7 ग्रेड में। तो पहला जो होगा ये ग्रेटर देन 10, यानी कि H1 की जो स्ट्रेंथ होती है ग्रेटर देन 10 मेगा पास्कल होनी चाहिए। H2 होता है 6 से लेके 7.5 के बीच में। H2 जो होता है 6 से लेके 7.5 के बीच में। M1 जो होता है 3 से 5। M1 जो होता है वह कहाँ से होता है? 3 से 5 के बीच में। फिर ये जो होता है M2 2 से 3 के बीच में, यानी कि मेगा पास्कल, 2 से 3 मेगा पास्कल। M3 जो होता है वो 1.5 होता है। M3 जो होता है 1.5 मेगा पास्कल, यानी कि ये तो लगभग फिक्स में आ गया, यानी कि 1.3 के आसपास होता है। और L1 जो होता है 0.7 मेगा पास्कल और L2 जो होता है 0.5 मेगा पास्कल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो H1 जो होता है ग्रेटर देन 10 मेगा पास्कल होनी चाहिए आफ्टर 28 डेज। H2 की 6 से 7.5 होनी चाहिए। M1 की 3 से 5, M2 2 से 3, M3 1.5 मेगा पास्कल, L1 0.7 और L2 होती है 0.5 मेगा पास्कल। ये आपको सबको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में कैसा मोर्टार हम लोग काम में लेते हैं। पॉज। अब देखो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोर्टार इन डिफरेंट कंस्ट्रक्शन। अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए हमको मोर्टार का जो रेशियो है ना सीमेंट और सैंड का, वो या लाइम और जो भी है बाइंडिंग मटेरियल और जो फाइन एग्रीगेट है उसका रेशियो क्या होता है, जनरली हम लोग अलग अलग लेते हैं। क्यों? क्योंकि सबका पर्पस भी अलग अलग है। किसी का पर्पस स्ट्रेंथ है, किसी का पर्पस वाटर टाइटनेस है, किसी का पर्पस सिर्फ और सिर्फ उसको फिनिशिंग देने का। तो एज पर्पस ये सब चीज़ें भी चेंज होती रहती। तो पॉइंटिंग वर्क है। पॉइंटिंग वर्क क्या होता है कि जो हमको दिखता है कि जैसे मान लो ये 2 ब्रिक्स है, ये 2 ब्रिक्स है, इनको ब्रिक्स को जो चिपकाया हुआ है, ये बीच में से चिपकाया हुआ है, तो ये जो लाइन हमको दिखती है, यानी कि बाउंड्रीज दिखती है, बाउंड्री के ऊपर हम लोगों ने कोई सीमेंट कोई कलाकारी करी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग वर्क। तो पॉइंटिंग वर्क जो होता है उसमें हम लोग लाइम मोर्टार तो बिल्कुल काम में नहीं लेते। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली काम में लेते हैं 1:1 सीमेंट मोर्टार, है ना। अगर देखो इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है तो अलग चीज़ है, ये बात हो रही है सब इंपॉर्टेंट वर्क की, ज़्यादा जरूरी है ना। तो वहाँ पर हम लोग सीमेंट मोर्टार क्या लेते हैं? रेशियो 1:1। अगर डीपीसी क्या होता है? डैम्प प्रूफ कोर्स। डीपीसी होता है अपना डैम्प प्रूफ कोर्स। और सीसी क्या होता है? सीमेंट कॉन्क्रीट रोड। यानी कि डीपीसी या सीसी रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर जब जनरली सीमेंट और सैंड का रेशियो क्या होगा? 1:2। लेकिन डीपीसी में हम लोग कभी लाइम मोर्टार काम में नहीं लेते, क्योंकि एक तो उसका क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंड होने के चांसेस रहते हैं, तो वो बाद में दिक्कत देता है। ठीक है, डीपीसी क्या करता है? पानी को फ्लो को रोकता है, ठीक है, पानी को पास नहीं होने देता। उसके बाद आता है मैशनरी वर्क इन सब स्ट्रक्चर। अगर सब स्ट्रक्चर यानी कि ग्राउंड लेवल से नीचे है तो सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसमें हम लोग अगर काम ले रहे हैं तो 1:6 होगा सीमेंट मोर्टार। लाइम मोर्टार होगा 1:2 से लेके 1:3। फिर आ रहा है अपना मैशनरी वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि अब जो हमको सामने दिख रहा है ग्राउंड लेवल से ऊपर, यानी कि प्लिंथ से ऊपर उसका होता है 1:3 सीमेंट के लिए, और लाइम के लिए होता है 1:2। प्लास्टरिंग, अगर प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो 1:3 करेंगे सीमेंट मोर्टार में, लाइम में करेंगे 1:2। अब देखो लाइम में रेशियो कम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लाइम की स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपैरिजन टू सीमेंट, इसलिए रेशियो कम लेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन वाटर लॉक्ड एरिया में तो वहां पर 1:3 लाइम मोर्टार काम में नहीं लेंगे। रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क क्या होता है? ब्रिक के साथ में रीइंफोर्समेंट भी काम में लिया हुआ है, यानी कि होलो ब्रिक्स वाला है। तो वहां पर हम लोग 1:3 तो लेंगे सीमेंट मोर्टार, और लाइम मोर्टार जनरली नहीं लेते। अब 2 चीज और हम लोग देख लेते हैं, एक होता है ग्राउटिंग और एक होता है गनीटिंग। क्या होता है? ग्राउटिंग और गनीटिंग। इसके बाद अपना मोर्टार खत्म हो जाएगा। हम उसके बाद पढ़ेंगे एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्क्रीट पढ़ेंगे। यानी कि कॉन्क्रीट पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं सब खत्म कर देंगे, फिर कॉन्क्रीट पढ़ेंगे। तो ग्राउटिंग, अब ग्राउटिंग क्या होता है? ग्राउटिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई सीमेंट का जो पेस्ट है उसको विथ प्रेशर इंजेक्ट करा रहे हैं कहीं पे। क्या कह रहा हूं मैं? विथ प्रेशर
इंजेक्शन ऑफ सीमेंट पेस्ट, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मेरा ये कोई डैम की वॉल है, ठीक है, डैम है, और इसकी जो मोटाई है मान लो 2 मीटर है, ये चौड़ाई। अब ये मेरे को ये चौड़ाई, सामने वाला फेस, ये फेस मेरे को इधर वाला दिख रहा है। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे कोई ये जो क्रैक कोई आ गया, यहाँ तक इतना ना लंबा क्रैक आ गया, तो मैं इस क्रैक को रिपेयर कैसे करूँगा? यहाँ तक तो मेरा हाथ पहुँचेगा नहीं, 2 मीटर अंदर तक तो हाथ पहुँचेगा नहीं, ना ही मेरे पास कोई इक्विपमेंट ऐसा है, तो वो इक्विपमेंट है नहीं। तो मेरे पास प्रोसेस में क्या करूँगा, इसको जो सीमेंट पेस्ट को मैं इस फेस से डालूंगा इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा तेज प्रेशर से इंजेक्ट कराऊंगा, तो ताकि यहाँ तक पहुँच जाए और ये पूरा क्रैक क्या हो जाए, सील हो जाए। तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, ग्राउटिंग। तो मैं क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ सीमेंट पेस्ट को यहाँ तक पहुँचाऊंगा। जब तक अगर पेस्ट क्या प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो तब तक पेस्ट वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। और ये जो पेस्ट है, ग्राउटिंग में जो पेस्ट होता है उसकी जो होता है अपने वाटर कंटेंट भी ज़्यादा रखते हैं, जनरली इसकी कंसिस्टेंसी हाई रखनी होती है, ठीक है। तो काम पे काम में ले लिया, जनरली रिपेयर वर्क्स में, है ना, रिपेयर वर्क्स में इसकी सेटिंग भी, स्ट्रेंथ भी ये बहुत तेजी से गेन करता है, ठीक है। तो रिपेयर वर्क या फिलिंग ऑफ जॉइंट्स हो गया, या वॉइड्स हो गया, है ना, ऐसी जगह पे जहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं पाते। जनरली देखो, कभी हम लोग रॉक वगैरह की कटिंग करते हैं ना, तो रॉक्स कटिंग या फिर उनको एक्सप्लोजन से अगर रॉक्स को वहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो क्या होता है, अंदर तक, रॉक्स के अंदर तक क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और वो फिर क्या होगा, क्रैक्स धीमे धीमे बड़ा होता जाता है, वो बाद में दिक्कत दे देगा। तो इससे अच्छा हम उस क्रैक को फिल कर दें, और वो क्रैक को फिल कैसे करते हैं हम लोग, इसी से, ग्राउटिंग से। तो इसलिए मैंने बोला रिपेयर वर्क फिलिंग ऑफ जॉइंट्स या वर्ड्स को फिल करने के काम में आता है। और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को भी इंप्रूव करेगा। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को इंप्रूव करेगा। सॉइल को कैसे बियरिंग कैपेसिटी इंप्रूव करेगा? अब बियरिंग कैपेसिटी क्या हो गया, इनके लोड लेने की कैपेसिटी, सॉइल उस लोड को कितना आसानी से झेल सकता है, वो होता है बियरिंग कैपेसिटी। अब अगर कोई सॉइल है, उसके अंदर मैं सीमेंट डाल रहा हूँ, सीधी सी बात सोचो, सीमेंट डाल रहा हूँ, तो सीमेंट क्या करेगा, सैंड को आपस को सबको चिपका देगा, एक यूनिट बना देगा। जो सैंड पार्टिकल सारे अलग अलग थे, अब उनको चिपका के सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो सीधी सी बात है, अब जितना लोड आएगा वो पूरे पे एरिया पे कवर होगा, जो पूरी सिंगल यूनिट है। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुई कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिंग कैपेसिटी, ग्राउटिंग प्रोसेस। एक आता है गनिटिंग। अब ये गनिटिंग क्या होता है, ये भी देखो विथ प्रेशर इंजेक्शन ही होता है, ये भी विथ प्रेशर होता है, लेकिन ये कहाँ होता है, ग्राउटिंग क्रैक्स में होता है। ये होता है ऑन सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर, है ना। तो आप लोगों ने कभी टनल में गए हो, मतलब सुरंग में जब भी जाते हैं, जब सुरंग को कटिंग वगैरह करते हैं ना, तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि ऊपर वाला पत्थर जो है नीचे नहीं आए, इन फ्यूचर कभी भी वो नीचे गिर सकता है। अब उसको नीचे गिरने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका जो सरफेस होता है पूरा जो सामने हमको दिख रहा है, उस पूरे सरफेस पे हम लोग सीमेंट लगाते हैं। अब सीमेंट अगर हम लोग धीमे धीमे लगाएंगे, जैसे नॉर्मल प्लास्टरिंग वगैरह करते हैं, तो हमारा वो सीमेंट क्या होता है, ऊपर से नीचे आता रहता है, उल्टे में जल्दी नीचे आ जाता है, और उसकी जो थिकनेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग क्या है, प्लास्टर, छत का प्लास्टर करते हैं तो जनरली 12 mm होता है, लेकिन वहाँ पर तो क्या होगा, 30-40 mm तक भी पहुँच जाता है, या उससे भी ऊपर थिकनेस पहुँच जाती है सीमेंट की। तो इतना ज़्यादा थिकनेस अगर सीमेंट की होगी तो सीमेंट नीचे गिर जाता है। तो अगर मैं उसको हाई प्रेशर के साथ, और ऐसा सीमेंट होता है कि जल्दी सेट हो जाए, हाई प्रेशर के साथ अगर उसको वहाँ पे चिपकाऊंगा, तो सारे जितने भी पार्ट, वो जो सरफेस है पूरा क्या होता है, आपस में एक यूनिट बन जाता है, पूरा चिपक जाता है। अब वो जो क्रैक्स थे, उन क्रैक्स में पानी भी आ सकता था। अब वो पानी भी नीचे सुरंग के अंदर नहीं आएगा, टनल के अंदर नहीं आएगा, वो बाहर चला जाएगा या वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। यानी कि सुरंग के अंदर या टनल के अंदर अब फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम लोग ऑन सरफेस पे हम लोग जनरली इसको करते हैं। या फिर जनरली कोई आपने देखा ऐसा स्लोप है, पहाड़ी रास्ते में कभी जाते हैं तो ऐसे पूरे स्लोप पे सीमेंट लगाया हुआ होता है। तो सीमेंट क्यों, ये पीछे से जो मिट्टी आ रही है, मिट्टी नीचे ना गिरे, इधर ढह ना जाए, गाड़ियों वगैरह पर ना आ जाए, लैंडस्लाइड वगैरह ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को सीमेंटिंग कर देते हैं। और पूरे की सीमेंटिंग किससे करते हैं, गनिटिंग से, हाई प्रेशर के साथ इंजेक्ट कराते हैं। ठीक है, तो यही है गनिटिंग और ग्राउटिंग में। ठीक है, अब इसकी जो डेंसिटी है ना, जनरली डेंसिटी बहुत हाई रखते हैं। डेंसिटी क्या रखते हैं, हाई, जनरली 2300 kg पर मीटर क्यूब से भी ज़्यादा, यानी कि यूनिट वेट कितना हो गया, 23 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज़्यादा। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा रखते हैं। तो इतना ज़्यादा रखेंगे यानी कि डेंस होगा बहुत ही ज़्यादा, और डेंस होगा तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और परमेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना,
ये पूछा हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर, इसकी जनरली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 42 मेगापास्कल से ज़्यादा, ग्रेटर देन 42 मेगापास्कल, यानी इतनी ज़्यादा। अभी तक अपन ने देखा था H1 की ग्रेटर देन 10 थी, लेकिन ये तो उसका भी 4 गुना है। यानी ग्रेड ऑफ मोटार में देखा कि H1 की कितनी थी 10 थी, लेकिन यहाँ तो कितना है 42 से भी ऊपर है, यानी कि 4 गुना से भी ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। इसलिए हम लोग इसको काम में लेते हैं। हाई स्ट्रेंथ होगा तभी उतने रॉक्स वगैरह का जो लोड आएगा, जो पानी का पेनिट्रेशन होगा, उसको इसीलिए रोक पाएगा। ठीक है, और तो क्या है, लाइनिंग वगैरह में काम में लेते हैं। ठीक है, ऑन सरफेस लाइनिंग वगैरह ऐसे लिख सकते हैं, लाइनिंग, टनल, स्लोप स्टेबिलिटी, इन पर्पज़ के लिए काम में लेते हैं। तो इसके साथ ही अपना क्या हो गया, लाइम खत्म हो गया, मोर्टार खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, एग्रीगेट एंड वाटर। उसके बाद हम लोग कॉन्क्रीट पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।